हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10। उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। देखिए लिखा हुआ है, इन चैप्टर 8 एंड 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स इज द काउज ऑफ मोशन। देखिए बोल रहा है, पिछले चैप्टर 8 और 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन कैसे करता है और क्या कारण है कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर देता है। ठीक है, हम लोग इसके कारण को जान चुके थे चैप्टर 8 और 9 में। वी हैव लर्नड दैट a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को ये डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। देखिए 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 मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, यू वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रहा है। अगर आपका इसका वेलोसिटी को और स्पीड करना है तो आप क्या कीजिएगा, इधर से एक फोर्स लगा दीजिएगा तो इसका स्पीड क्या करेगा और इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपका इसका स्पीड को डिक्रीज करना है तो आप इधर से फोर्स लगाइए, इधर से फोर्स लगाइएगा, देखिएगा इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है तब देखिए इधर से आप एक फोर्स लगाइए, ठीक है, देखिए यह ऑब्जेक्ट जो है इसका डायरेक्शन देखिए इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इधर से आप फोर्स लगाइए तो बॉल इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं या उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं, तो ये सब आप कर पा रहे हैं फोर्स के वजह से। ठीक है, देखिए वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। देखिए हम लोग हमेशा देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, अगर कुछ हाइट से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है, तो वह जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वह अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि अर्थ की तरफ ही गिरने लगता है। वी नाउ दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हम लोग जानते हैं कि जितने के जितने सारे प्लैनेट्स होते हैं सारे के सारे सन के चारों तरफ राउंड करते हैं। ठीक है, द मून गोज अराउंड द अर्थ, और जो मून है वह अर्थ के चारों तरफ घूमता है, रोटेट करता है। इन ऑल दीज केसेस, इस सारे केस को हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, इन देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसके कारण सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, या ये अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है। ठीक है, द प्लैनेट्स एंड ऑन द मून, सॉरी हाँ, द प्लैनेट्स एंड ऑन द मून। ठीक है, जो प्लैनेट्स है या तो फिर जो मून है वो रोटेट कर रहे हैं। क्यों रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ फोर्स काम कर रहा है जिसके चलते मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है और जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आइजैक न्यूटन कुड ग्रास्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। देखिए आइजैक न्यूटन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि ये जो सारा का सारा हो रहा है ना, मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है या प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ये सारे के सारे काम के लिए एक ही फोर्स जिम्मेदार है। ठीक है, ये सारे के सारे फोर्स, ये सारे के सारे जो इस तरह का रोटेशन हो रहा है, ये सारे के लिए एक ही फोर्स जिम्मेदार है। उस फोर्स का नाम उन्होंने बताया, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, वी शैल डिस्कस द मून ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ क्यों गिरता है, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के कारण अर्थ की तरफ जो है कोई ऑब्जेक्ट गिरता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ अर्थ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका डायरेक्शन जो मोशन होता है वो अर्थ की तरफ ही क्यों होता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अर्थ की तरफ ही क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। इसी कारण जो ऑब्जेक्ट है वह अर्थ की तरफ आता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है हाँ ठीक, देखिए फिर लिखा हुआ है वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
वी शेल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड। देखिए क्या बोल रहा है, सो देखिए बोल रहा है कि देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है ना, ठीक। अगर आप अर्थ में एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, ठीक है, दूसरी जगह पे जाएंगे या तो फिर कहीं भी आप जाएंगे तो देखिएगा आपका, या फिर आप यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे, ठीक है, तो आपका वेट जो है ना, वेट, आपका जो वेट है, आपका जो वेट है वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है, आपका वेट जो है वो कैसे वेरी करेगा, कैसे चेंज करेगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि हमारा वेट चेंज कैसे करता है, वेट तो हमारा चेंज करेगा नहीं। आप कहीं अपना वजन कराए होंगे, अपना वेट चेक किए होंगे, तो आपका अगर वेट होगा मान लीजिए 30 kg, तो आप बोलिएगा मेरा वेट तो 30 kg है, हम तो इसको वजन कराए हैं, ये चेंज कैसे हो सकता है। तो नहीं, ये आपका वेट 30 kg नहीं है, आपका मास 30 kg है। देखिए आपका वेट 30 kg नहीं है, आपका मास 30 kg है। आपसे कोई पूछेगा तुम्हारा वेट कितना है, तो वेट अब 30 kg नहीं बोलिएगा, 30 kg ये बोलिएगा तो ये गलत हो जाएगा। आपका पूछेगा मास कितना है, तब बोलिएगा 30 kg मेरा मास है। वेट पूछेगा तो वेट 30 kg नहीं होगा, ठीक है। वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ बढ़िया से जान लीजिए कि वेट और मास दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। मास और वेट दो अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। आप अगर कोई आपका मास पूछता है तब 30 kg बोलिएगा तो ठीक है, ये राइट है, लेकिन अगर आपसे कोई वेट पूछ दिया तब 30 kg बोलिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग कैसे होगा, तो आपको आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम आपको वेट को क्लियर कर देंगे कि क्यों अगर कोई वेट आपसे पूछे तब 30 kg नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये भी आया, देखिए मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। देखिए ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसमें कोई प्लास्टिक का बॉल आप रख दीजिए, ठीक है, कोई प्लास्टिक का बॉल रखिएगा तो देखिएगा ये फ्लोट करता है, तैरने लगता है, ठीक है, ये डूबता नहीं है पानी के अंदर। ये क्यों नहीं डूबेगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। क्या बोले, पहला तो एक कि मास और वेट में क्या अंतर है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे आपका मास कितना है तो बोलिएगा 30 kg है, वेट बोलिएगा तो 30 kg नहीं बोलिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। और एक चीज़ ये भी पढ़ेंगे कि कोई कंटेनर है, उसमें आप बॉल को जब आप फेंकते हैं तो बॉल डूबता क्यों नहीं है, वो पानी में तैरने ही क्यों लगता है। और इसकी जगह आप अगर छोटा सा अगर कोई लोहा का कील डाल दीजिए, ठीक है, कोई कील टाइप का है, ठीक है, इसको पानी में डालिए तो देखिएगा ये जो है कील नीचे आ जाएगा। लेकिन ये अगर ये बॉल को अगर पानी में फेंकिए तो ये बॉल नीचे नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, ये सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट में जो आएगा उसमें कवर करेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद और देखिए ग्रेविटेशन लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन है यहाँ पर। वी नाउ दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ, हम लोग जानते हैं कि जो मून है, ठीक है, वह अर्थ के चारों तरफ घूमता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स। देखिए यदि आप कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ पे खड़ा होकर अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, देखिए ये अर्थ है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ ऊपर तक फेंकें, ठीक है, तो कुछ हाइट तक जाके ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ हाइट तक जाके देखिएगा फिर नीचे की ओर ही आने लगेगा। जब नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकिएगा तो ये कुछ हाइट तक जाके देखिएगा नीचे की ही ओर आने लगता है, ठीक है। तो अब बात उठता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर क्यों आता है, तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। देखिए यहाँ पर अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, बोल रहा है कि जब न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल जो है उनके पास में गिरता है, ठीक है। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, ही थॉट दैट, जब वह एप्पल न्यूटन के सामने गिरा तो न्यूटन जो है सोचना स्टार्ट किए, इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। बोल रहा है यदि अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है तो मून को भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। सही बात है, अगर अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है तो मून को भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, करेगा ही। देखिए हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, सो क्यों मून हम लोग के अर्थ की तरफ नहीं गिरता है, ठीक है। इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, और जो फोर्स रहता है ना, फोर्स वो जब एप्पल अर्थ की तरफ आता है, एप्पल जब अर्थ की तरफ आता है तो जो फोर्स लगता है ना, और मून अर्थ की तरफ आएगा ना तो वही फोर्स काम करता है, ठीक है। फोर्स सब जगह सेम लगता है, पहले बता दिए न्यूटन, ठीक है, कि कुछ भी होता है
जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये सारा का सारा सेम फोर्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देखिए आगे पढ़िएगा। इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस। देखिए बोल रहा है दोनों केस में जो फोर्स होगा सेम होगा। अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट कर ले रहा है लेकिन मून को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है दोनों में सेम ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, ही कंजेक्टर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। ठीक है, वह जो है कंक्लूड कर दिए, निष्कर्ष निकाल दिए कि जो सेम टाइप का ये जो रिस्पॉन्सिबल है ना, एप्पल को जो है अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, या तो फिर मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारा का सारा फोर्स जो है एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये सारा का सारा काम के लिए। ठीक है, देखिए ही आर्ग्यू दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो मून है जब अपने ऑर्बिट पे घूमता है तो उसका जो प्रत्येक पॉइंट रहता है ना, वह अर्थ की तरफ गिरने का कोशिश करता है या अर्थ की तरफ आने का कोशिश करता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वह जो है यहाँ लिखा हुआ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वह जो है अर्थ की तरफ गिर के नहीं, यदि वह स्ट्रेट लाइन में चलता ना, वह अर्थ की तरफ रोटेट नहीं करता, वह स्ट्रेट लाइन में चलता। देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए ये अर्थ है, ये मून है। ठीक है, ये मून जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है अर्थ का। ठीक है, ये मून जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन ये जो मून है ये प्रत्येक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए, ये हमेशा जो है ना ये अर्थ की तरफ आने का कोशिश करता है, अर्थ की तरफ आने का कोशिश करता है। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट पे जो मून है वह अर्थ की तरफ आने का कोशिश करता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसके बजाय या यदि या अर्थ की तरफ आने का कोशिश नहीं करता तो ये सर्कुलर पाथ में ना घूम के ऐसे देखिए स्ट्रेट लाइन में घूमता है। देखिए ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। देखिए ठीक है, यदि मून जो है, मून को अगर अर्थ अट्रैक्ट नहीं करता तो ये मून जो है ऐसे सर्कुलर ना घूम के ये स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे मूव करता। देखिए ठीक है, तो यही कारण है अर्थ जो है मून को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी तरफ मून को खींचता है अर्थ, इस कारण जो है मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, यदि अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा मून के ऊपर तो मून सर्कुलर पाथ में नहीं रोटेट करके स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। समझ में आया, ध्यान रखिएगा। तो मून पे भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का काम करता है। ठीक, देखिए सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रियल में जो है अर्थ जो है, रियल में जो मून है वह अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, रियल में मून जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसको हम लोग एक्टिविटी से समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी। ठीक है, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, धागे का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड। ठीक है, और उसके देखिए धागे का हम लोग टुकड़ा लिए और बोल रहे इसके एक एंड में बांध दीजिए आप स्टोन। ठीक है, और दूसरे एंड को होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, और दूसरे थ्रेड के दूसरे एंड को आप पकड़ लीजिए और इसको व्हील इट, और इसको घुमाइए। ठीक है, व्हील इट राउंड, और इसको राउंड में गोल में घुमाइए। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है पूरा सर्कल का शेप लेके घूमता है। ठीक है, नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, तो आप अगर ये स्टोन का जो मोशन देखिएगा तो आप मोशन देख रहे होंगे कि यह जो है सर्कुलर पाथ में देखिए घूम रहा है ना। और फिर बोल दिया रिलीज द थ्रेड, और आप फिर जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आप ये थ्रेड को जो है रिलीज कीजिए, छोड़ दीजिए। तो आप देखिएगा जो स्टोन का डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में यानी कि सर्कुलर डायरेक्शन में ना जाके और देखिए स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा। देखिए है ना, देखिए उसके बाद क्या बोलता है, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, जब थ्रेड को हम लोग रिलीज नहीं किए थे तो द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तो स्टोन जो था वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था विथ सर्टेन स्पीड, कुछ स्पीड से मूव कर रहा था। जब उसका जो डायरेक्शन था चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखिए ये देखिए कुछ ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ स्पीड से घूम रहा था, तो देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है हर जगह पे। देखिए एक बार डायरेक्शन इधर की ओर है, ठीक है, एक बार डायरेक्शन इधर की ओर है, फिर देखिए फिर डायरेक्शन इधर की ओर आ रहा है। देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर पॉइंट पे। डायरेक्शन जो है इस स्टोन का वो देखिए डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी चेंज करेगा यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग जानते हैं वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यदि वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक, द फोर्स दैट काउजेस दिस
ठीक है, जो फोर्स द फोर्स दैट काउजेस दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। ठीक है, यही जो फोर्स है, इसी फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा चेंज होते रहता है और ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, क्यों सर्कुलर पाथ में मूव करता है? क्योंकि इसके एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है। ठीक है, ये जो सेंटर है, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है। ठीक है, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिसके चलते ये जो स्टोन है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, और इस फोर्स का हम लोग नाम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, देखिए बोल रहा है, देखिए बोल रहा है क्या सो, इन द अब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, देखिए यदि इस फोर्स का अगर अब्सेंस होगा, अगर कमी होगा, तो द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। देखिए क्या बोल रहा है, सो देखिए देखिए सेंटर हो गया, इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, मून, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, यदि ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव ना करके, देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, यदि ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट ना करके स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ दिखाया गया, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अंदर की ओर काम नहीं करेगा, देखिए ऑब्जेक्ट का, देखिए डायरेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, देखिए स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। बोल रहा है जो मून जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है, जो घूमता है, वह सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही घूमता है। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ की तरफ अट्रैक्शन को शो करता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ की तरफ अपने अट्रैक्शन को शो करता है। ठीक है, इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए कह रहा है यदि अर्थ की तरफ अगर सेंट्रीपिटल फोर्स काम ना करे तो ये जो डायरेक्शन हो, अर्थ की तरफ अगर सेंट्रीपिटल फोर्स काम ना करे, ठीक है, तो जो मून का डायरेक्शन होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही आगे पीछे मूव करते रहेगा। ठीक है, इट इज सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। हम लोग देखते हैं कि जो एप्पल है वह अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, दस द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ। देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि, देखिए हम लोग देखते हैं, बोल रहा है, देखिए अर्थ है और ये एप्पल। ठीक है, तो एप्पल जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो बोल रहा है क्या अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होता है? एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है तो क्या अर्थ भी एप्पल की तरफ जाता है? देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बात है, इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। तो हम लोग देखते हैं कि एप्पल जो अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन हम लोग को अर्थ एप्पल की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए पहले समझिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जानते हैं हम लोग कि, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जानते हैं, यदि देखिए दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इससे जाके टकरा गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इससे जाके टकरा गया, दोनों ऑब्जेक्ट टकराया, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट टकराया, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी जो होगा इधर की ओर पहले वाले ऑब्जेक्ट की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने के जितने ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे जब उस पर फोर्स लगता है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करते। ठीक है, देखिए तो वही हुआ, जो अर्थ जो है फोर्स लगा के एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो एप्पल भी जो है फोर्स लगाएगा और अर्थ को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
एक्सेलरेशन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट के मास का। कहने का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यदि आप एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एक्सेलरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मास को कम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये एप्पल, ठीक है। तो एप्पल जो है अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन अर्थ जो है एप्पल की तरफ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखिए अर्थ का जो मास है वो बहुत ही कम है, इसलिए जो एप्पल का जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्या बोले? एप्पल का जो मास है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण एप्पल का जो एक्सेलरेशन होता है वो बहुत तेज हो जाता है। और जो देखिए यहाँ पर, देखिए जो अर्थ का मास है वो बहुत ही ज़्यादा है, अर्थ का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा है एप्पल के कंपेयर में, इसलिए अर्थ जो है, अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम होता है। समझ में आया? देखिए दो तरह का होता है। देखिए अगर ये रहेगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, तो यदि आप मास को बढ़ाइएगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि अगर मास आपका बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है, और अगर मास आपका कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। समझ में आया? ठीक है, इतना समझे? ठीक। देखिए यही कारण है कि एप्पल जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और अर्थ जो है एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल, क्योंकि एप्पल का जो मास होता है वह नेग्लिजिबल होता है स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, अर्थ के कंपेरिजन में, ठीक है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि अर्थ जो है एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अर्थ जो है एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता है। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ठीक है। देखिए वही सेम आर्ग्यूमेंट आता है कि अर्थ जो है मून की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो यही कारण है, ठीक है, क्योंकि मून के कंपैरिजन में अर्थ का जो मास है वो ज़्यादा है, मून के कंपैरिजन में अर्थ का जो मास है वो ज़्यादा है। इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, हम लोग सोलर सिस्टम में देखते हैं कि जो सन है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो है मूव करते, रोटेट करते हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। तो हम लोग यहाँ आर्ग्यूमेंट करेंगे या हम लोग बात करेंगे कि क्या सन और प्लैनेट्स के बीच में भी कोई फोर्स काम कर रहा है, इसके चलते प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हाँ, सन और प्लैनेट्स के बीच में भी कोई फोर्स काम कर रहा है जिसके चलते प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और वह फोर्स का नाम क्या है? तो वह फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रॉम द एबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए ये सारे गतिविधियों को देखते हुए न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि केवल जो है कि केवल अर्थ ही नहीं है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बल्कि यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में जितने सारे भी ऑब्जेक्ट है सारे के सारे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करता है तो हम लोग उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।